गोधरा में एआईएमआईएम एक बार फिर से अपने वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए वही पुराना फॉर्मूला अपना रही है कि मुसलमानों को डराओ, धमकाओ और अपने पाले में लेकर आओ। ओवैसी जहां जहां जाते हैं सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म की बात करते हैं। ओवैसी की ट्रेनिंग अब ऐसी है कि उनके नेता भी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोधरा में महाराष्ट्र एआईएमआईएम के लीडर सैयद मोइन ने मंच से मुसलमानों को 2002 दंगे की याद दिलाकर भड़काने की कोशिश की। आप सुनिए कैसे गोधरा में मोइन का भड़काऊ लाउड स्पीकर बजा। तो मुल्क की किसी न किसी रियासत में मुसलमान के जुल्म को बयान करती है। कहीं हमारी मईशत को तबाह व ताराश किया जा रहा है, तो कहीं हमारी जानों की कोई कीमत नहीं है, तो कहीं गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर इस मुल्क में मुसलमानों का कत्ल होता है, तो कहीं मुसलमानों को खंबे पे बांध कर मारा जाता है। बात अगर करता चलूं या ये कहूं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में सबसे सस्ता अगर खून किसी कौम का नजर आता है, अगर मैं गलत न कहूं तो मुसलमानों का नजर आता है। मौजूदा हुकूमत हर नए दिन में एक नया कानून बनाती है तो मुसलमानों के खिलाफ में बनाती है। हुकूमत इख्तियार में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किए, लेकिन आज जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, इसकी नजीर इससे पहले कहीं नहीं मिलती होगी। तो अमित शाह ने जब 2002 के दंगों को लेकर बयान दिया, अब उस बयान का जिक्र ओवैसी सहित उनके तमाम लीडर्स अपने स्पीच में जरूर करते हैं और अमित शाह पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। सैयद मोइन भी अमित शाह के उसी बयान को लेकर हमलावर हो रहे थे। ये भी दिन देखने को मिला मेरे भाई कि दर्द हमने सहा, बस्तियां हमारी उजाड़ी गई, इज्जतों को, इस्मतों को तार तार किया गया, भालों पर, त्रिशूलों पर 6-6 महीने के बच्चों को उठाया गया, तलवारों पर, नेजों पर, और हमारी बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील किया गया। 2002 का वो नस्ल कशी का सानिया जिसके तरफ से मुसलमान आज भी चीख उठता है, इसको भुलाने की मुसलमानों ने कोशिश की उस सानिहे को, तो आज ये हिंदुस्तान का वो शाह कहता है कि 2002 में जो सबक हमने सिखाया था, वो सबक हमको याद दिला रहे। आज मुजरिमाना सोच रखने वाले आज फिरौनियत को अपने दिलो दिमाग पर बिठाकर अपनी जबान से अपने जुल्म का इजहार करने वाले मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि 2002 में जो सबक तुमको हमने दिया था वो फिर से याद दिलाएंगे। वो ये नहीं देखते कि मुसलमान ऐसे कई हादसात से गुजर कर आगे बढ़ा, और इस्लाम और मुसलमानों की जो तारीख है, ऐ फिरौन के मानने वालों, याद रखो, ये मजमा जो सरों का समंदर नजर आ रहा है, ये लोग वो हैं जिनकी तारीख में हर वक्त शहादत लिखी है।
देखिए, गोधरा में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। बीजेपी भी गोधरा को साधने की कोशिश कर रही है और इसीलिए हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी गोधरा की धरती पर उतारा था। अब गोधरा इतना जरूरी क्यों है, इसे हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। गोधरा 2002 के दंगों का एपिसेंटर था। ओवैसी और उनके पार्टी के नेता गोधरा में क्यों हल्ला बोल रहे हैं, आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। इसे समझने के लिए वहां का मुस्लिम फैक्टर आप सबसे पहले देखिए। दरअसल गोधरा में कुल वोटर्स की जो संख्या है वो करीब 2,83,000 है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहां पर करीब 72,000 है। यहां कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें अहम रोल अगर कोई अदा करता है तो वो मुसलमान अदा करते हैं। इसलिए मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानने वाली तमाम पार्टियां यहां पर उन्हें रिझाने के लिए तमाम कोशिशें करती हैं। तो वहीं ध्रुवीकरण के बलबूते पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होती है, जो 2017 में भी बीजेपी ने की थी, जिसके बलबूते पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अगर हम गोधरा की बात कर ले तो अब गोधरा के तमाम समीकरणों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी मौजूद हैं। राजेश मेरे सहयोगी गोधरा में हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। सबसे पहले राजेश के पास चलते हैं, फिर निर्णय के पास जाएंगे गोधरा के समीकरण को समझने के लिए। राजेश, अगर गोधरा की बात करें तो 48 घंटे का समय अब बाकी रह गया है जब गोधरा में मतदान होगा और मतदाता अपने मुद्दों के साथ मतदान केंद्रों पर जाएंगे। लेकिन उससे ठीक पहले मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में खींचने की जो जंग है ये दिलचस्प होती जा रही है। देखिए, सैयद मोइन जो एमआईएम के लीडर हैं, इनका पुराना इतिहास रहा है। पहले भी इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं और यही वजह है कि एमआईएम ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में इन्हें गोधरा में उतारा है, जो कि 2002 दंगों का एपिसेंटर रहा है, वहां पर उतारा है। और इनका जो बयान है वो पूरी तरीके से आधे घंटे का जो इन्होंने स्पीच दिया है वो पूरी तरीके से चुनावी ना होकर ऐसा लग रहा है जैसे धार्मिक स्पीच है। लगातार ये मुसलमानों की ही बात कर रहे हैं और जो नारे ये लगवा रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कोस रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि भड़काऊ बयान देकर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि जब स्थानीय चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव हुए थे वहां, तब एमआईएम ने वहां अच्छा किया था, 7 कॉर्पोरेटर उनके वहां जीत गए थे। तब से एमआईएम और ओवैसी को लग रहा है कि यहाँ पे जमीन जो है वो बनाई जा सकती है और उसके ग्राउंड जो है वो जमीन बनाने के लिए जो चीजें जरूरी है उनको लगता है किसी तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काकर लोगों को अपने पाले में किया जा सकता है। और यही फिलहाल एमआईएम के नेता जो है वो कर रहे हैं। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने सीट जरूर जीती थी लेकिन बहुत कम अंतर से जीती थी और ये बात पता है ओवैसी को और वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी पार्टी ने पिछले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में किया है था उसी को वो दोहराएं। और इसी सिलसिले में ओवैसी भी वहां जा रहे हैं। उनके पार्टी के जो भड़काऊ बयान देने वाले नेता हैं उनको भी मैदान में उतारा गया है। जी प्राची। बिल्कुल राजेश, और इसी तरीके का जो चुनाव है वो फिलहाल गोधरा में नजर भी आ रहा है। निर्णय, अगर हम गोधरा की बात करें तो गोधरा की चर्चा गुजरात के साथ हमेशा होती है। गुजरात में दंगों का दंश गोधरा अभी तक नहीं भूल पाया है और यही वजह है कि उस दंश को, उस 2002 के दंगे को जीवित करने की भी कोशिश की जाती है। ये जो वोटों में बिखराव की चिंता बढ़ गई है विपक्षी पार्टियों में, इससे मुकाबला कितना दिलचस्प हुआ है और कैसी जंग वहां पर नजर आ रही है? देखिए, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, ये जो पूरा सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में सेकंड फेज के चुनाव हो रहे हैं, ये गुजरात का सबसे पोलराइज्ड जोन है, सेंट्रल गुजरात का और नॉर्थ गुजरात का। और इसीलिए हर पार्टी अपने अपने वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश करती है। बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आपने देखा होगा जैसे इस फेज में आए, गेट शिफ्ट किया और जो ये पोलराइजेशन है वोट्स का, वो उसकी तरफ से शुरू हुआ। और उसी तरफ आप देखिए साइमल्टेनियसली ओवैसी लगातार इन्हीं मुद्दों पे प्रचार कर रहे हैं क्योंकि उनकी राजनीति को भी ये पूरी तरह सूट करता है। और इस वजह से चिंता में जो सबसे ज्यादा पार्टी दिख रही है वो है कांग्रेस, क्योंकि उसे पता है कि यदि इस तरह के बयानों से ध्रुवीकरण हुआ और ओवैसी का फैक्टर जरा सा भी काम कर गया तो उसकी जो भी होप्स हैं वो सारे मिट्टी में मिल जाएंगे। गोधरा की अगर हम बात करें तो गोधरा एक तरह से मैं आपको बता दूं सिर्फ मुस्लिम वोट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। गोधरा में और भी वोट्स हैं, आदिवासी वोट्स हैं, राजपूतों के वोट्स हैं जो काफी मैटर करते हैं। लेकिन वहां क्या होता है, जब इस तरह की बयानबाजी होती है और गोधरा में जिस तरह के फॉलोआउट्स हमने देखे गोधरा ट्रेन कार्नेज के बाद 2002 में, तब से हमने देखा है कि वहां पे पूरी तरह जो ये पोलराइजेशन है वो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है, वोटिंग पैटर्न जो है, और उसका फायदा फिर बीजेपी को मिलता है। कांग्रेस के पास एक
होप होता है कि अगर वो मुस्लिम वोट पूरे ले ले और साथ में अगर उसे एक चंक ऑफ आदिवासी वोट और दूसरे जो ओबीसी वोट्स हैं वो अगर मिल जाए तो उसका कैंडिडेट जीत जाता है। और ऐसा पास में हुआ भी है। गोधरा में मुस्लिम कैंडिडेट्स भी जीते हैं कांग्रेस की टिकट पे। लेकिन इस बार उसकी चिंताएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि ओवैसी फैक्टर जो है वो एटलीस्ट गोधरा में काम करता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो सिविक बॉडीज के इलेक्शन हुए थे 2020 में, उन इलेक्शंस में गोधरा में एमआईएम ने 8 कैंडिडेट खड़े किए थे। मैं इस पर आऊंगी जिनमें से 7 जीते निर्णय, थे। लेकिन उससे पहले जरा अहमदाबाद में चूंकि आज तमाम दिग्गजों ने जमावड़ा जमा लिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अहमदाबाद में रैली कर रहे हैं, वहां पर सीधा लिए चलते हैं। गजानन गणपति और चेहर माता की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पूर्व गुजरात विधानसभा क्षेत्र के 89 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान हुए हैं। प्रथम चरण के मतदान के बाद जो रुझान सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, इसमें भारी बहुमत के साथ गुजरात में फिर से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। भाइयों बहनों, 5 दिसंबर को आप सबको द्वितीय और अंतिम चरण के मतदान में भाग लेना है और इसीलिए मैं आज आप सबके बीच में विशेष रूप से इस मंच के साथ अपील करने के लिए आया हूं कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की रफ्तार भी बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ती है। और भाइयों बहनों, ये तो गुजरात का सौभाग्य है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहमदाबाद में चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं और अहमदाबाद में उनकी रैली जिसे आप सुन रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात चुनाव से पूरे देश में चुनावी माहौल गर्म है, क्योंकि एक तरफ गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं 3 सीटों पर, जिसको लेकर माहौल पूरा गरमाया हुआ है। गुजरात चुनाव के बीच एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने हिंदू मुसलमान के नाम पर एक भड़काऊ बयान दे दिया है। हिंदुओं को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वो 40 साल तक शादी नहीं करते हैं और 2 से 3 नाजायज पत्नियां रखते हैं, बिना शादी के मजे करते हैं और जब घर का दबाव पड़ता है या फंस जाते हैं तब शादी करते हैं। ऐसे में उन्हें शादी के लिए मुस्लिम फॉर्मूला अपनाना चाहिए और 18 से 20 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा। तो आपने सुना, ये भड़काऊ बयान बदरुद्दीन की तरफ से दिया गया है, जिस पर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।